तो देखो 4 चैप्टर पढ़ाना शुरू किए हैं अभी। आपसे कहाँ तक कुछ बनता है? आपसे कुछ बन रहा है? कहाँ तक आपसे बनता है? कभी नहीं बन रहा है। हाँ बोलो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की फैक्टराइजेशन मेथड बता रहे थे। जैसे सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व है, या फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लो आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जैसे मान लो एक इक्वेशन ये है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसमें वेरिएबल x है, इसकी पावर 1 है, इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे x² प्लस 7s प्लस 3 है, इसमें वेरिएबल x है लेकिन x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। x³ प्लस 3s² प्लस 7s प्लस 9, इसमें s की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, तो इसको क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। तो जिस इक्वेशन की पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन में देखते हैं s की वेरिएबल x है और s की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है? पिछले साल आप पॉलिनोमियल में पढ़े थे। पॉलिनोमियल इस साल भी है सेकंड चैप्टर में, पिछले साल भी आप सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। कोई पॉलिनोमियल PS इज इक्वल टू दिया है s-3। ठीक है। तो s के स्थान पे यदि हम 3 यहाँ रख देंगे तो 3 - 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो P3 इज इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल में s के स्थान पे 3 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए s इज इक्वल टू 3 इसका 0 कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे Px इज इक्वल टू यहाँ पे x-7 है, तो s के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखें ताकि 0 आ जाए? 7। तो P7 रखोगे तो 7 - 7 तो क्या होगा? 0। तो 7 इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल का 0। ठीक है। तो यहाँ पे जब राइट हैंड साइड में कोई पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दे, मान लो एक पॉलिनोमियल है, इसमें क्या लिखा गया? x² प्लस 5s प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे PS इज इक्वल टू यहाँ पे s-3 एक पॉलिनोमियल है। PS इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा गया s³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन पॉलिनोमियल को 0 को इक्वल कर देते हैं तो बन जाता है इक्वेशन। क्या बन जाता है? इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल था, PS इज इक्वल टू क्या था? x² माइनस 5s प्लस 6 एक पॉलिनोमियल था, लेकिन इसको हम किसके इक्वल कर दिए? x² माइनस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के इक्वल कर दिए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो इसको 0 के इक्वल कर दिए तो क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जब यहाँ पे पॉलिनोमियल था तो जब s इज इक्वल टू 7 को 0 कहते थे, लेकिन जब यहाँ पे s से -7 इज इक्वल टू 0 कर दिए तो s की वैल्यू जो 7 आई, अब इसको 0 नहीं कहेंगे, इसको रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट। तो इक्वेशन का जो सलूशन आता है उसको रूट बोलते हैं। और पॉलिनोमियल का जो s की जो वह वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसको जीरोज बोलते हैं, 0 या जीरोज, है ना। ठीक है। तो यहाँ अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं 4 चैप्टर में, पॉलिनोमियल नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। ठीक है। पहला तरीका क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या श्रीधराचार्य रूल। क्या है? श्रीधराचार्य रूल। ठीक है। तो फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो x² माइनस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है? x² के पहले यहाँ देखो 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है, तो 1 × 6 को मल्टीप्लाई करो। x² के पहले जो नंबर होगी उसका और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने 6 आ गया, और 6 के 2 फैक्टर करो। 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 2 × 3। 6 का फैक्टर ये भी हो सकता है -2 × -3। 6 का फैक्टर ये भी हो सकता है 1 × 6। 6 का फैक्टर ये भी हो सकता है -1 × -6। ठीक है। लेकिन 2 × 3, तो 2 और 3 को जोड़ो तो क्या आता है? 5। -2 -3 को जोड़ो तो -5। 1 और 6 को जोड़ो तो आता है 7। -1 -6 को जोड़ो तो -7। अब देखते हैं कि 6 के हम सबसे पहले क्या किए? s² का जो कोफिशिएंट था
और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आया उसके हम फैक्टर निकाले तो इतने फैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब फैक्टर ये लेते हैं तो इसको इन फैक्टर को जोड़ने से 5 आता है, इन दो ये फैक्टर लेते हैं तो इन फैक्टर को जोड़ने से -5 आता है। लेकिन मिडिल टर्म क्या है यहाँ -5, तो इनमें कौन फैक्टर को जोड़ने से -5 आया हो? -2 -3। तो जहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगी उसके 2 फैक्टर करेंगे, लेकिन वे फैक्टर लेंगे जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आ रहा हो। तो यहाँ पे इसको ऐड करने से, जोड़ने से मिडिल टर्म आ रहा है, इसलिए 6 का ये वाला फैक्टर लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है। यदि मान लो यहाँ +5x होता तब हम ये वाला फैक्टर लेते, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से +5 आ रहा है। ठीक है। यदि मान लो यहाँ पे 7s होता तो हम ये वाला फैक्टर लेते, यदि -7s होता हम ये वाला फैक्टर लेते। तो समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है उसके 2 फैक्टर करते हैं, और उसके फैक्टर 2 कई होते हैं, उसके 2 फैक्टर कई होंगे, लेकिन उनमें से वे फैक्टर लेंगे जिसको ऐड करने से क्या आता हो? मिडिल टर्म। जिसको ऐड करने से क्या आता हो? मिडिल टर्म। तो इस कंडीशन, दोनों कंडीशन को फॉलो करने वाला कौन फैक्टर होगा? -2 × -3। तो -2 × -3 है। अब यह -5s के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? -2s -3x। क्या लिखेंगे? -2s और -3x। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? x² -2x -3s और +6 = 0, +6 = 0। अब 2 का पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इनसे कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? x है, तो s कॉमन लेंगे तो s -2। इससे माइनस क्या कॉमन ले सकते हैं? -3। 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, तब 3 कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो -3 यदि कॉमन ले लेते हैं तो यही बच जाएगा जो इसमें बचा है, क्योंकि 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा -x। यदि मान लो 3 कॉमन लेंगे तो -x + 2 बचेगा। और हम चाहते यही हैं कि ऐसी कोई नंबर कॉमन लें कि कॉमन लेने के बाद यही फैक्टर बचे। ठीक है। तो यदि हम 3 कॉमन लेते हैं तो -s बच जाता है और 3 × 2 = 6 बच जाता है। हम चाहते हैं कि कॉमन लेने के बाद s -2 ही बचे, तो माइनस कॉमन और लेना पड़ेगा। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं? -3। तो होगा s -3 × 2 = 6 = 0। अब s -2 दोनों में है तो s -2 को फिर से कॉमन लेते हैं। तो पहले से क्या बच गया? s है, और दूसरे से क्या बच गया? 3 = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि s -2 = 0 r, s -3 = 0। तो s = क्या होगा? 2r, s = 3। ठीक है। हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या लिख देंगे? 2 and 3 लिख लो इसको। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लो इसको। अब लोग लिखते हैं x² - 5s + 6। सबसे पहले हम x² कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आया उसके 2 फैक्टर निकाले। उसके 2 फैक्टर जब निकाले तो 4 फैक्टर बनते हैं, उनमें से वे फैक्टर लेंगे जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आता है। इसलिए हम x² - 5s के स्थान पे क्या लिखेंगे? -2s - 3s लिख दिए +6। अब पहले 2 टर्म से s कॉमन लेंगे, दूसरे से कॉमन लेंगे -3। तो -3 कॉमन लेने के बाद s -2 यहाँ भी बचा है, s -2 यहाँ भी बचा है, तो s -2 फिर से कॉमन लिए, तो s -2 कॉमन लेने के बाद बचा s -3। ठीक है, अब यहाँ पे s -2 का मान 0 होगा अथवा s -3 का मान 0 होगा, क्योंकि 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 तभी होता है जब 2 में से कोई एक 0 के इक्वल हो। चाहे ये 0 के इक्वल हो, चाहे ये 0 के इक्वल हो, तब भी दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो s -2 = 0 r, s -3 = 0।
तो एस की वैल्यू 2, एस की वैल्यू 3। हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 एंड 3। लिख लिया इतना। अब अगला क्वेश्चन देखो। थ्री 4.2 बता रहा था। अब लिख ले इसको ना। अब देखो 4.2 का क्वेश्चन नंबर, ये तो अपने समझाया था। फर्स्ट नंबर का देखो, फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं क्योंकि ये नई लड़की आ गई ना, तो समझ में नहीं आएगा इसके। कल से फिर नई चीज़ अब पढ़ाएंगे इसके आगे वाला, ठीक है। तो 4.1 में तो ये कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन नहीं है ये बताना है, उसमें क्या पढ़ाने लायक है ही नहीं, ठीक है। तो 4.2 में कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन नहीं है लिख बताएं उसको भी। अभी देखो लास्ट में होगा बता देंगे, अभी इसको बता रहे हैं, ठीक है। उसमें ये है कि कौन सा क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जिसकी पावर 2 नहीं होगी तो लीनियर इक्वेशन होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। रीजन देना पड़ेगा, हो गया। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3s माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3s माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ क्या करेंगे। अब पहला काम क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, यही ना रूल बताए। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 10। यदि प्लस के साथ है तो प्लस है 10 भर लिखते, माइनस के साथ तो माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 1 और माइनस 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा माइनस 10। माइनस 10 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, हाँ 2 इंटू 5 तो 10 का होगा, माइनस 10 का बताओ माइनस 2 इंटू माइनस 5 तब आ जाएगा माइनस 10। दोनों को माइनस में नहीं करना है, दोनों को माइनस में क्या तो प्लस आ जाएगा। और क्या होगा माइनस 10 का, माइनस 2 इंटू 5 कर सकते हो तब भी माइनस 10 आएगा, ठीक है। और क्या आएगा माइनस 10 को 10 इंटू माइनस 1 करो तब भी माइनस 10 आएगा। और क्या कर सकते हो माइनस 10 इंटू 1 करोगे तब भी माइनस 10 आएगा। अब ये कभी ना कर देना कि माइनस 10 का फैक्टर माइनस 2 इंटू माइनस 3 कर दिए या माइनस 2 इंटू 5 कर दिए। माइनस माइनस ना करो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस ना, तो ये तो 10 का फैक्टर कहलाएगा, ये माइनस 10 का थोड़ी कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 5 के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 5 जब 10 हो जाएगा तो वो 10 का फैक्टर कहलाएगा, माइनस 10 का नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखो जो फैक्टर निकाले इतने फैक्टर हो सकते हैं, इनमें से देखो 2 और माइनस 5 को जोड़ो क्या आएगा माइनस 3। इसका मतलब बेस कुछ ठीक ठाक है आपका। अब यहाँ पर लोग जोड़ने नहीं जानते, माइनस 2 और 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा प्लस 3। 10 और माइनस 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 9। माइनस 10 और प्लस 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा माइनस 9। अब देखो इसमें बीच में क्या है, बीच में क्या है माइनस 3 कहाँ आ रहा है ये, ठीक है। तो कौन वाला फैक्टर लेंगे ये वाला 2 इंटू माइनस 5। इसका मतलब क्या होगा माइनस 3x जहाँ है वहाँ लिखेंगे 2x माइनस 5x, क्या लिखेंगे 2x माइनस 5x, ठीक है। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 5x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 3 के स्थान पे लिखेंगे 2 माइनस 5, एक्स जोड़ देंगे क्योंकि एक्स भी लगा है, तो 2x माइनस 5s ये लिखा गया 2s माइनस 5s। अब माइनस 5s प्लस 2s माइनस 3s होगा कि नहीं। अब क्या करेंगे इन दोनों से कुछ कॉमन और इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कॉमन क्या लेंगे x से, s कॉमन लेंगे तो s प्लस 2, माइनस 5 कॉमन तो s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे s माइनस 5 बचा, ये कॉमन आ गया तो यहाँ से s बच गया, ये कॉमन आ गया तो यहाँ 5 बच गया इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 r,
एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, s इज इक्वल टू -2 r, x इज इक्वल टू 5। हैंस रूट्स ऑफ लिखो जी जल्दी से, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या हो गया, -2 एंड 5, -2 एंड 5 ये रूट हो गया। x² -3s -10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किए तो -10 आया। आप लोग लिखते रहना, मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम वीडियो को 5-5 मिनट का नहीं बनाना चाहता, ठीक है। तो बोलते नहीं रहेंगे तो लोग लिखना बंद कर देंगे कि ख़त्म हो गया होगा वीडियो, ठीक है। तो वेट आया कर रहे हैं 2 मिनट का। अब यहाँ पे 1 × -10 तो क्या होगा, -10। अब -10 के 2 फैक्टर करेंगे तो ये इतने फैक्टर हो सकते हैं, 2 × -5 -2 × 5 10 × -1 -10 × 1। अब इनमें से वे फैक्टर लेंगे जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आता है। -10 के इतने फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा फैक्टर लेंगे जिस फैक्टर को ऐड करने के बाद मिडिल टर्म आता हो। तो यहाँ पे देखते हैं 2 और -5 को जब ऐड करते हैं तो -3 आता है और मिडिल टर्म -3 है, ठीक है ना। इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, -3s के स्थान पे लिख देंगे 2s - 5s, यही लिखा गया 2s - 5s। फिर दो का पेयर बनाए, पहले पेयर से s कॉमन लिए, दूसरे से -5 कॉमन लिए, माइनस माइनस हट गया, प्लस बन गया तो s+2 दोनों में है तो फिर से कॉमन, तो s - 5 इज इक्वल टू 0, तो s+2 इज इक्वल टू 0, s - 5 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू 5। हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 एंड 5। लिख चुके होगे, ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट इसका, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, इसी का दूसरा पार्ट पहले का क्या दिया है, 2x² + x - 6, 2x² - x + 6 इज इक्वल टू 0, प्लस x - 6 यानी प्लस x है ना, और -6 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करेंगे, पहला काम क्या है बोलो इसको, x² का कोफिशिएंट क्या है 2 और कांस्टेंट टर्म क्या है -6, तो क्या आएगा -12। अब -12 के जितने फैक्टर हो सकते हो बनाओ। पहला 6 × -2 तो -6 × 2, 12 का 4 × -3, ठीक है, 12 का -4 × 3 और 12 का 12 × -1, 12 का -12 × 1, इतने फैक्टर हो सकते हैं। अब देखते हैं किसको ऐड करने से मिडिल टर्म आता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं -12 का -6 × 2 ये। अब देखते हैं -6 और 2 को जोड़ो तो -4 आएगा, 6 और -2 को जोड़ो तो +4 आएगा, -6 और 2 को जोड़ो तो -4 आएगा। अच्छा लिख चुके हैं ये वाला, दोबारा क्या लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 -3 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, -4 + 3 को जोड़ेंगे तो -1 आएगा, 12 - 1 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, -12 + 1 को जोड़ेंगे तो -11 आएगा। यहाँ देखो अब कौन वाले में, यहाँ पे s का कोफिशिएंट क्या है 1, किस में 1 आ रहा है 4 × -3, -12 का फैक्टर जब ये वाला लेते हैं तब 1 आ रहा है, मिडिल टर्म बीच वाला, ठीक है। तो यहाँ 1s के स्थान पे क्या लिखेंगे 4x - 3x, क्या लिखेंगे 4s - 3x, ठीक है। कहोगे नहीं कि -12 का फैक्टर तो ये भी होता है, हम ये लिखेंगे, तो ये लिखोगे तो -6 + 2s निकालोगे तो -4s आएगा, -4s यहाँ है नहीं तो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो रूल क्या है, x² के कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से जो नंबर फाइंड होती है उसके ऐसे 2 फैक्टर लेते हैं जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आता हो। समझ में आ गया। अब लिखो यहाँ 1s के स्थान पे क्या लिख देंगे 4s - 3s, ये वाला फैक्टर लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो 2x² और ये होगा +4x - 3x -6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों से कुछ कॉमन और इन दोनों से कुछ कॉमन, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं 2 और x,
2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, 2 से कटेगा दोनों ना, और दोनों में x है, ठीक है। तो 2s दोनों में है, तो जो दोनों में होता है उसी को कॉमन लेते हैं। तो 2s कॉमन ले लिए तो 1s बचेगा, 2s कॉमन, 2 2 जा 4, 2 बचा। और यहाँ देखो -3 कॉमन ले सकते हैं दोनों से, 3 से ये भी कट जाएगा, -3 से ये भी कट जाएगा, तो -3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x और +3 दूना 6, ठीक है, = 0। अब s+2 दोनों में है देखो, ठीक है, s+2 दोनों में है। जब आपका सही सवाल रहेगा, फैक्टर का चूज सही तरीके से करोगे तभी यहाँ कॉमन लेने के बाद समान आएगा। यदि गलत कर दिए तो कॉमन लेने से यहाँ कुछ दूसरा रहेगा, तो यहाँ कुछ दूसरा रहेगा। और जब दोनों में अलग अलग रहे तो कॉमन फिर दोबारा कैसे ले सकते हो आप? यहाँ तो हम s+2 दोबारा कॉमन ले लेंगे। यदि आप ऊपर गलती कर दिए तो कॉमन लेने के बाद यहाँ कुछ दूसरा बचेगा, तो यहाँ कुछ दूसरा बचेगा, समान नहीं आएगा, ठीक है ना। और जब समान नहीं आएगा तो दोबारा कैसे कॉमन ले सकते हो दोनों से, तो गुणनखंड गलत माना जाएगा, ठीक है। तो s+2 को फिर से कॉमन लेते हैं, तो क्या बचा, 2s - 3 = 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, s+2 = 0 और 2s - 3 = 0, तो s = -2 r, 2s = 3, तो s = -2 r, s = 3/2। Hence roots of given quadratic equation are -2 and 3/2, ये रूट होंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे ये। लिख लिए, लिखो जल्दी से। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, 4.2 का तीसरा, पहले का तीसरा पार्ट, √2x² + 7x + 5√2 = 0। देखो लिख लेना। अब क्या करें, पहला काम क्या है, सबसे पहले क्या करें, अब x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करें, किसके साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ, 5√2 के साथ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, बताओ, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या, 10 आएगा, बिल्कुल सही। यहाँ इसके पहले 1 है, इसके पहले 5 है, तो पहले जो जिसमें रूट नहीं लगा है उनका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 5, फिर क्या होगा, √2 × √2, ठीक है। तो 1 × 5 तो 5, √2 का √2 के साथ तो 2, 5 2 = 10, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आती है उसके 2 फैक्टर करेंगे, ठीक है, और उसके 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने से मिडिल टर्म आए। तो 5 × 2, 5 2 7 आएगा कि नहीं, मिल गया डायरेक्ट। अब तो बात समझ में आए तो हम सब नहीं लिखेंगे, अब जिसकी ज़रूरत है उसी भर को लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 7s के स्थान पे लिख देंगे 5s + 2x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं √2x², 7x अब 5√2 = 0। तो 7s के स्थान पे वही ना रखोगे आप, क्या, 5s + 2x, 5√2 = 0। अब क्या काम करोगे, सबसे पहले 2 का पेयर बनाते हैं, पहले पेयर से कुछ कॉमन और दूसरे पेयर से कुछ कॉमन। इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में क्या दिख रहा है, x भर, केवल x इसमें भी है और x इसमें भी है। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इससे पहले कॉमन √2 कॉमन लेंगे, पर इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, √2x²। ये आप जानते हैं कि 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, 5 को लिख सकते हैं √5 × √5,
7 को लिख सकते हैं √7 इंटू √7, ठीक है। तो यहाँ 2 है ना, तो 2 के स्थान पर यदि लिख दें √2 इंटू √2 तो दिख जाएगा दोनों में √2, कि नहीं। पर यहाँ भी दिख नहीं रहा है कि दोनों में क्या कॉमन है, पर 2 के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं √2 का गुणा √2 के साथ तो √4 होगा, 4 का वर्गमूल तो नहीं होता, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। तो 2 के स्थान पे हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो अगले स्टेप में यही लिखे लेते हैं √2x² + 5x, इस 2 के स्थान पे ये लिख देते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, ये x अब प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हो कि इन दोनों से तो s कॉमन ले सकते हैं, पर इन दोनों से √2 कॉमन ले सकते हैं। √2 दोनों में दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों से s कॉमन जब लेंगे तो बचेगा क्या, √2 बचा x, ऐसे s कॉमन लिए तो 5 बचा। इससे दोनों से क्या कॉमन ले लेते हैं, √2 दोनों में है, तो √2 कॉमन लिए तो √2x बचा, और √2 कॉमन लिए तो प्लस 5 बचा इज इक्वल टू 0। अब देखो √2x + 5 दोनों में है ना, तो क्या लिख देंगे √2x + 5, तो पहले लिख लिए, ये होगा s + √2 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं √2s + 5 इज इक्वल टू 0 r, s + √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो √2x अब 5 को उधर ले जाओगे तो -5r, x इज इक्वल टू -√2, ये होगा x इज इक्वल टू -5/√2 r, x इज इक्वल टू -√2। हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -5/√2 एंड -√2, 5/√2 एंड -√2, ठीक है। इसी को चाहो तो रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, 5 है और √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर रैशनल बन जाए। तो -5/√2/2 एंड -√2, तो ये दोनों रूट होंगे, चाहे ये लिखो इन दोनों को, चाहे ये इन दोनों को लिखो। यहाँ रैशनलाइजेशन कर दिए हैं। आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि आप पान में जो रूट वाला टर्म रहता है तो रूट को हटाने के लिए उसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो अब देखो इसका चौथा पार्ट ये है, (2x² - x) 2x² - x और +1/8 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करोगे, इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 1 लिखो। आप जानते हो कि फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, तो ये फ्रैक्शन में है, ये तो फ्रैक्शन नहीं थे तो अपान में 1 करना पड़ा, और 1 और 1 का 8 एलसीएम क्या होगा 8। फिर क्या करते हैं, एलसीएम को किससे डिवाइड करते हैं, इस एलसीएम को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो है उससे डिवाइड करते हैं। तो 8 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 का पहाड़ा पढ़ो कि 8 से अधिक ना हो, 8 बार, ठीक है। तो 8 आता है कोशिएंट में, 8 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, तो न्यूमरेटर में क्या है 2x², तो 8 2 जा 16, तो क्या लिख दें 16x²। फिर क्या करेंगे 8 को डिवाइड करेंगे किससे 1 से, तो फिर से 8 आएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, तो न्यूमरेटर में क्या है -x, तो -8x लिख दिए। फिर 8 को डिवाइड करेंगे किससे 8 से, तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 0/1 और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो यही आएगा। 8 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे इसको 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब अगला स्टेप क्या है जानते हो, क्या करते हैं? हाँ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या? 16। कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 16 के दो फैक्टर क्या होंगे? 16 के दो फैक्टर क्या हो सकते हैं? 8 × 2। 16 के दो फैक्टर क्या हो सकते हैं? -8 × -2। ठीक है, यही ना। और 16 के दो फैक्टर क्या हो सकते हैं? 4 × 4। और 16 के दो फैक्टर -4 × -4। पर यहाँ 8 और 2 जोड़ो, 8 और 2 को जोड़ो तो 10 आएगा। -8 -2 तो -10 आएगा। 4 और 4 को जोड़ो तो +8 आएगा। -4 को जोड़ो तो -8 आएगा। किसको लें? ये वाला लें। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 16x² -4s -4s +1 = 0। इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन। इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं? 4 और s, 4s कॉमन। तो 4s कॉमन, तब 4 4 जा 16, 4s बचेगा और ये -1। इन दोनों से -1 कॉमन लो, तब 4s - 1 = 0। अब 4s - 1 दोनों में है, तो 4s - 1 दोनों में है, तो कॉमन लिए तो इधर से बच गया 4s - 1 = 0। इसका मतलब क्या हुआ? 4s - 1 = 0 r, 4s - 1 = 0। तो 4s = 1 r, 4s = 1, तो s = 1/4 r, s = 1/4। Hence roots of, hence roots of given quadratic इक्वेशन आर क्या क्या आ गए? 1/4 एंड 1/4, दोनों रिपीट मूल हैं। 1/4 एंड 1/4। ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया? एलसीएम लिया गया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन गया तो सॉल्व करने का प्रोसेस तो जानते हो। x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आती है उसके ऐसे दो फैक्टर लेते हैं जिसको ऐड करने से क्या आता हो? मिडिल टर्म। ठीक है। तो 16 के दो फैक्टर यहाँ क्या लिए? -4 × -4। तो -4 को ऐड करो तो -8 आएगा। -8 यहाँ है ही। ठीक है, -8 आ गया ये। आज तो कॉपी पतली ले आए हो, पर कल से एक कॉपी ऐसी बना लो 100-150 रुपए की, उसी में सब आ जाए, है ना। ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ताकि दोबारा घर में पता चला स्कूल में खूब होमवर्क देते हैं और घर में भी कुछ पढ़ना रहता है, तो ट्यूशन वाला भी एक बार रफ में लिखोगे, एक बार फेयर में लिखोगे, टाइम लॉस होगा। इसलिए पूरे क्वेश्चन यहाँ करवाएंगे, पूरे फार्मूले प्रूव करेंगे। ठीक है, पूरे एग्जाम्पल बताएंगे, तो यहाँ का काम यहाँ कंप्लीट रहेगा। घर में आप उसको प्रैक्टिस भर करोगे रफ में, है ना। यहाँ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार यहाँ रफ में लिखो फिर जाके एक बार फेयर उतारो। ठीक है, एक एक कॉपी बना लो उसी का जैसे आप बनाए तो हाँ इसी प्रकार की। ठीक है, इसी में सब आ जाएगा। ठीक है, अब जब ख़त्म होगी तो इसी लेवल के कॉपी और बनाना, फिर लास्ट में इकट्ठा करवा लेना। ये नहीं कि फिर कबाड़ में बेच दो। हाँ, जो जाने हो तो सब चला जाएगा कबाड़ वाले के पास, साल भर जो पढ़े। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन इसका एक और है। 100x² -20x + 1 = 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको? x² का कोफिशिएंट का क्या है यहाँ? 100। कांस्टेंट टर्म क्या है? 1, तो आएगा 100। अब 100 के दो फैक्टर करो। 100 के दो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 10 × 10, तो 10 और 10 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 20। पर 100 का फैक्टर तो ये भी होगा -10 × -10,
तो -10 और -10 को जोड़ो तो क्या आएगा, -10 और प्लस -10 बराबर -20। ठीक है, तो यहाँ पे कौन वाला फैक्टर लें, ये वाला कि ये वाला, दूसरा वाला। इसको लिखेंगे क्या, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 = 0। अब इन दोनों से कुछ कॉमन और इन दोनों से कुछ कॉमन, क्या कॉमन ले लें, 10 और x दोनों कॉमन लेंगे। तो 10s कॉमन लेंगे तो एक 10s बचेगा, क्योंकि 10s का गुणा 10s के साथ तब आए 100x²। ठीक है, अब 10s कॉमन ले लिए तो -1 बचेगा। कॉमन का मतलब 10s को 10s से डिवाइड करना, डिवाइड करो तो बने ना आएगा। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, -1, तो 10s - 1 = 0। अब देखो 10s - 1 दोनों में है कि नहीं है, 10s - 1 क्या है, दोनों में। तो 10s - 1 कॉमन लिए तो यहाँ से बचा क्या, 10s - 1 = 0। तो क्या होगा, 10s - 1 = 0 r 10s - 1 = 0। इसी को क्या लिख सकते हैं, 10s = 1 r 10s = 1। तो s = क्या होगा, 1/10 r s = 1/10। हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/10 एंड 1/10। दोनों रिपीट मूल हैं, दोनों क्या हैं, रिपीट मूल। ठीक है, लिख लिए इसको। और देखो इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं जिसमें एग्जाम्पल में, ताकि और कुछ प्रैक्टिस हो जाए, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन इसी टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं जो NCERT के एग्जाम्पल में होंगे। लिख लेते ना। एक क्वेश्चन ये है, x² माइनस 3s + 4 = 0। क्या करें इसमें, बताओ क्या करें। यहाँ पहले x² का कोफिशिएंट 1 ना है और कांस्टेंट टर्म 4 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई क्या आएगा, 4। अब 4 के दो फैक्टर क्या क्या होंगे, बताओ। 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 4 का 2 × 2 कर दें, है ना, -2 × -2। फिर 4 का क्या कर दें, 4 × 1। अब 4 का और क्या कर दें, -4 × गलत है ये, 4 × 1 करोगे तो -4 का फैक्टर हो जाए। क्वेश्चन है ये गलत होगा, फिर क्वेश्चन है गलत होगा। यहाँ पे लिखा है -3x + 4, तो क्वेश्चन ये गलत लिखा है, क्योंकि इससे तो आएगा ही नहीं। कहाँ आ रहा है, बताओ। जोड़ने से -3 आना चाहिए। -4 + 1 तो क्या आएगा, -4 + 1 तो -3 आएगा, लेकिन ये 4 का फैक्टर थोड़ी है। 4 -4 का -1 के साथ तो -4 का फैक्टर न कहलाएगा। ये तो गलत लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल होगा, जब यहाँ पे माइनस किया जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ सुनो, x² का कोफिशिएंट क्या है, सुनो 1 और कांस्टेंट टर्म -4, तो मल्टीप्लाई -4। अब -4 के फैक्टर क्या होंगे, -4 का फैक्टर होगा -4 × 1। अब -4 और 1 जोड़ोगे तो -3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, अब x² -4s + 1x और -4 = 0। तो s कॉमन लेंगे तो s - 4 और +1 कॉमन तो s - 4 = 0। तो s - 4 दोनों में है, तो s - 4 और ये क्या बचा, s + 1 = 0। तो क्या हुआ, s - 4 = 0 r s + 1 = 0। तो s = 4 r x = क्या, -1।
हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। ठीक है, क्या लिखोगे? 4 एंड -1 लिख चुके क्या? लिख नहीं रहे हो? जितने क्वेश्चन बताएं, जितनी बार बताएं उतनी बार लिखना जरूरी है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देखो। 2x स्क्वायर प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। बताओ इसमें क्या किया जाए? टू और -1 का -2 के फैक्टर बताओ क्या करें? 2 इंटू -1, तब 2 और -1 जोड़ेंगे तो +1 आएगा। यहाँ +1 ना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x -1 इज इक्वल टू 0। तो 2s कॉमन ले लोगे तो s+1 बचा, और -1 कॉमन तो s+1 बचा। फिर क्या होगा? s+1 फिर से कॉमन लो दोनों से, तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसी को क्या कर सकते हैं? s+1 इज इक्वल टू 0 r 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू -1 r 2s इज इक्वल टू 1। तो s इज इक्वल टू -1 r s इज इक्वल टू 1/2। हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या हुआ? -1 एंड 1/2, -1 एंड 1/2 लिख लिए? चलो लिखो आगे। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर -6x प्लस 9/2 हाँ इज इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं थोड़ा सा, कि और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देंगे ताकि आपकी ये तो डाउट क्लियर हो जाए कैसे कैसे करना है। कोई क्वेश्चन चाहे किताब वाला है चाहे किताब के बाहर का, तभी ना बनेगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। याद थोड़ी करोगे क्वेश्चनों को। अब देखो क्या करोगे, इसको करोगे क्या? पहले इसके अपान में 1 करेंगे, इसके अपान में 1 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 9/2 फ्रैक्शन दिया, तो पहले फ्रैक्शन हटाएंगे ना। तो क्या करें? पहले अपान 1 कर दें, इसमें भी अपान 1 कर दें, और 1 और 2 का क्या लें? एलसीएम 2 आएगा। अब 2 को 1 से डिवाइड तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर। फिर 2 को 1 से डिवाइड तो 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, 2 6 जा 12x। 2 को 2 से डिवाइड तो 1 का मल्टीप्लाई 9 के साथ 9 इज इक्वल टू क्या? 0/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, इसका 0 है। कौन वाली लाइन? ये कहाँ से आ गया? चलो समझाते हैं। सबसे पहले अपान में जो है उनका एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम, तो एलसीएम में तीसरी क्लास में आप लोग पढ़े थे। ये तीनों नंबर किस नंबर से कटेंगी? 1 से ना। तो 1 से कटेंगे तो नहीं काटते, सीधे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कोई आपसे ये कहता कि 6 और 12 का एलसीएम लो, तो 6 और 12 का एलसीएम, तो दोनों किससे कटते हैं? 2 से। तो 2 से काट दिया तो 3 आ गया यहाँ पे, 3 चौक 12। ठीक है। अब ये 3 4 किससे कटते हैं? किसी से नहीं, एक के अलावा किसी से नहीं कटते। ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 12 एलसीएम आ गया। अब इसमें क्या है, 1 1 2 जब लिखे हैं, तीनों का एलसीएम लेना है, तो तीनों एक के अलावा किसी से नहीं कटते, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, एलसीएम होगा। तो 1 गुणे 2 तो क्या आएगा? 2।
तो 2 इसका एलसीएम आ गया। अब ये 2 एलसीएम को पहले फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर। इस फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसे डिवाइड करते हैं। तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 का 1 2 जा 2 बार जाएगा, तो अपान में क्या आया 2। अब 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, तो 2x² है, तो 2 2 जा 4x², तो यहाँ लिखेंगे 4x²। फिर अब इस 2 को फिर इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो है उससे डिवाइड करो, तो 2/1 से डिवाइड करना है ना, तो 1 का पहाड़ा पढ़ोगे तो उससे अधिक ना हो तो 2 बार जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, तो न्यूमरेटर में -6 है, तो 6 2 जा -12x हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -12x। अब क्या करेंगे, 2 को किससे डिवाइड करेंगे, तीसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो है 2 से, तो 2 1 बार जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ 9 है, तो 1 9 जा 9 = 0/1 कर लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ, इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यही आ जाएगा 4x² - 12x + 9, और 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, ठीक है। अब क्या करो, वही बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए, पहला काम कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, तो 4 × 9 4 36 आ गया। 36 के 2 फैक्टर करो जिसको ऐड करने से मिली टर्म आए। 36 का क्या फैक्टर होगा बोलो, 6 6, तो 6 × 6 होगा। 36 का ये भी होगा -6 × -6, ये वाला लें कि ये वाला, 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और -6 जोड़ तो -12 आएगा, है क्या -12, तो कौन वाला लें, हाँ, तो यहाँ लिख देंगे -6x -6x, तो ये होगा 4x² - 6x - 6x और +9 = 0। अब इन दोनों से कुछ कॉमन और इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों किससे कटेंगे, 2 से, तो 2 और x भी दोनों में दिख रहा है, तो 2 और x कॉमन लेंगे, तो 2s कॉमन, तो 2 2 जा 4, और एक s बचेगा, s कॉमन हुआ है तो, और 2 3 जा 6, s कॉमन ले लिए। इसको किससे कॉमन है, दोनों किससे कटते हैं, 3 से, तब हम -3 कॉमन लेते हैं, 3 2 जा और 3 3 जा। अब माइनस कॉमन लेते, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, = 0। अब क्या हुआ, 2s - 3 दोनों में है, तो 2s - 3 जब कॉमन लेंगे तो पहले से बच जाएगा क्या 2x, और दूसरे से -3 = 0। इसका मतलब क्या हुआ, 2s - 3 = 0 r, 2s - 3 = 0, तो 2s = 3r, 2s = 3, तो s = 3/2 r, s = 3/2। Hence roots of given quadratic equation are क्या क्या हुआ, 3/2 and 3/2, ये रूट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे आप समझ में आ गया होगा कि नहीं, और ना आया होता और 4 6 सवाल फिर बताएंगे, पर जब तक आएगा नहीं तब तक हम बताते रहेंगे।